हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मैं यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है 302 डीवी सॉल्व करा रहा था आपका डीयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और आप कह सकते हैं पिछले साल का मॉडल पेपर भी जो कि बोर्ड के द्वारा आप भाई साहब नहीं है तो मॉडल पेपर ही समझ के चलिए। और इस पेपर को आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, बाहर इससे आने वाला नहीं है हिंदी के पेपर में। और जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा। आप कह सकते हैं आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, ऐसे वीडियोस आपको मिलने वाले नहीं हैं। हिंदी के हम सारे वीडियोस आप तक पहुँचाएंगे, वो चाहे आपका गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय जो भी है सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप बस मेहनत कीजिएगा यार ज़बरदस्त हमारे साथ, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ, लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है। अब ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपके पास अंतिम समय है और अंतिम समय में आपको मार देना छक्का कुछ भी हो जाए। चलिए तो हम लोग 11 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे, इसका भाग 1 भाग 2 आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार जाके पढ़ लीजिए। अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो पहला और दूसरा दोनों वीडियो मैं डाल दिया हूँ, जाके वहाँ से पढ़ लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं तो जाके प्लेलिस्ट से भी आप चेकआउट करके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो है आपका वो है हमारा 12 का श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखना। और ख यहाँ पे अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, पर स्पष्टीकरण करना है। ठीक है ना। श्रृंगार रस अथवा आपको क्या है यहाँ पे शांत रस का लक्षण सहित आपको उदाहरण देना है, या फिर अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा आपको क्या है लिखना है। एक एक करके हम लोग दोनों देखेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं हम लोग क्या देखेंगे कि श्रृंगार रस और उसके बाद शांत रस। ठीक है ना। कभी कभी अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार ये दोनों हैं, अलग अलग है। चलिए तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, आगे की ओर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके, पूरा का पूरा क्लियर है। और जो आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क्या है, श्रृंगार रस। तो ये एक स्टूडेंट ने, मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग का स्टूडेंट है वो लिखा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आंसर तो आपको देंगे ही, लेकिन ये भी समझाएंगे कि आपको क्या गलती नहीं करना है, किस प्रकार से आपको हिंदी कॉपी लिखना है, ये भी आपको इसमें हम समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको श्रृंगार रस प्रश्नोत्तर संख्या इसी प्रकार डालना। थोड़ा सा आप लोग क्या करना कि भाई अपने राइटिंग को सुधार के लिखना है, ठीक ना। राइटिंग सुधार के नंबर लिखेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा आपको। तो श्रृंगार रस हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, सहृदय नायक नायिका के चित्र में रति नामक अस्थायी भावों के संयोग होता है, तब वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस क्या होता है याद रखना, सहृदय नायक नायिका के चित्र में, चित्त होगा, चित्र नहीं होगा यहाँ पे, चित्त होगा, क्या होगा, चित्त में रति, क्या रति नामक अस्थायी भावों से संयोग होता है, तब वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। तब वो क्या कर लेता है, श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसका परिभाषा देंगे और एक उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे, कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तपन में शीतल मंद बयार, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देंगे, काम खत्म। उसके बाद देखिए ये तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का हो गया, श्रृंगार रस और शांत रस। इसमें से दोनों में से कोई एक ही लिखना है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा आपका शांत रस, अब शांत रस क्या होता है इसको आप खुद से तैयार कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा, शांत रस क्या होता है, संसार की निस्सारता और नश्वरता का अनुभव कर चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। याद रखना, शांत रस किसे कहते हैं, जब हमारे भाव में संसार की जो ये नश्वरता होती है, जैसे कोई अगर व्यक्ति मर गया है तो उसे हम लोग देखते हैं, देखने के बाद हम लोग मन में सोचते हैं कि यार अब हमें वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, तब वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, शांत रस उत्पन्न होता है। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार। तो चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे 12 ख, क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या लिखेंगे,
एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, तो अनुप्रास अलंकार उत्पन्न होता है। हमारे साथ फिर से आप लोग याद कीजिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कानन कठिन भयंकर भारी। उदाहरण क्या हो जाएगा? कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बारक ग है। बारक ग क्या है? दोहा छंद अथवा सुरटा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। देखिए, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार आपका 6 नंबर का, 6 अंकों का आपके बोर्ड में बनता है। कितने अंकों का बनता है? 6 अंकों का बनता है। तो 2 अंक मैंने श्रृंगार रस की परिभाषा बता दिया, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार हो ही गया। उसके बाद दोहा अथवा सुरठा आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, इसका क्या आपको लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। दोहा छंद क्या होता है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या होता है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। याद करिएगा, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे में कितने चरण होते हैं? याद कर लीजिए, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। याद कर लीजिए, दोहा छंद क्या होता है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये क्या है आपका टॉपिक है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। अब इसमें आप देखेंगे लघु, लघु और दीर्घ, लघु और गुरु, सॉरी, लघु और गुरु इसमें नहीं लिखे हैं। ये बच्चे ने क्या किया है? बहुत गलती किया है, जिसके वजह से 1 नंबर उसका 1 से आधा नंबर कट जाएगा। 1 से आधा नंबर क्या होगा? कट जाएगा। उसको केवल आधा नंबर ही मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? आधा नंबर ही मिलेगा। 1 में से आधा नंबर ही मिलेगा। आपको लघु और गुरु को भी यहाँ पे लिखना है, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे? लघु और गुरु को भी आप लोग को लिखना है। जब लघु और गुरु लिखेंगे तब आपको एग्जामिनर नंबर ज़्यादा देगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 13 है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 क्या है? देखिए बच्चे ने क्या लिखा है वहाँ पे। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। ये आपका जो पत्र लेखन आता है, आवेदन पत्र आता है, वो कितने नंबर का आता है? 6 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि छात्रवृत्ति का जो छात्रवृत्ति होती है, छात्रवृत्ति का मतलब जानते हैं? छात्रवृत्ति का तात्पर्य है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप लेते हैं, उसके लिए बैंक में खाता खोलने के लिए क्या देना है? एक आवेदन पत्र लिखना है, वो भी बैंक अधिकारी के लिए। अथवा आप लिख सकते हैं अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 6 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। अब बात ये होती है 2+4, ये 2+4 का मतलब क्या है? बात समझिएगा। 2+4 का मतलब ये है कि आप इसको आप प्रेजेंट कैसे किए। बच्चे ने देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 13 हेडिंग डाला है। उसके बाद लिखा है छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र। बहुत अच्छा, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा आप राइटिंग बैठा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सेवा में फिर
आप जो यहाँ पे लिखिएगा ना, इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जगह छोड़ दिए, फिर यहाँ पे जगह छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ये वाली जो लाइन है याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा आपको मिला के लिखना है, ठीक है ना। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक। अब देखिए स्टेट की मीनिंग क्या होती है, ऐसे रहता है, इसमें डबल ए लगा दिया लेकिन सिंगल ए लगेगा। स्टेट बैंक भीरपुर प्रयागराज लिख देंगे। उसके बाद आपको विषय डालना है, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, कौन सा विषय है। इससे डालने से जो टीचर रहेगा, एग्जामिनर रहेगा, उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा किस पर आवेदन पत्र लिखा है। तो विषय डालेंगे छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के संबंध में, यानी कि छात्रवृत्ति के लिए बैंक में खाता खोलने के संबंध में यहाँ पे लिखा गया है। किसके लिए, बैंक अधिकारी को आवेदन पत्र लिखा गया है। अब लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं खुशी कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे कक्षा 12वीं, आप मेल हैं तो यहाँ पे की लगाइएगा। कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल हो जाएगा, कोई लड़के के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऐसे करिएगा, थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में लिखिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं, थोड़ा सा इसको सही से लिखेंगे, मैं खुशी कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं मेजा रोड विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं कहाँ पढ़ती हूँ, मेजा रोड विद्यालय में पढ़ती हूँ, मतलब आप अपने से लिख सकते हैं। मुझे छात्रवृत्ति, अब देखिए यहाँ पे छात्रवृत्ति की मीनिंग क्या होगी, आप लोग को ये वाला छात्र लिखना है, ये वाला छात्रवृत्ति का आवेदन करना है और उसमें बैंक खाता संख्या की मांग की गई है, यानी कि उसमें बैंक के खाता संख्या की मांग की गई है, लिखा गया। लेकिन थोड़ा सा आप इसमें जो मीनिंग है ना अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने बैंक में मेरा बचत खाता खोलने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बस काम खत्म। उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम। आपको अपना नाम नहीं डालना है, याद रखिए, आपको अपना नाम नहीं डालना है। नाम यहाँ पे नहीं डालना है, एक्स कर दीजिएगा और दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी दिनांक रहेगा उसको आप डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस दिन का पेपर रहेगा आप लोग को उसी दिन का आपको डालना है दिनांक, क्लियर है। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद आपका आता है, वो क्या आता है आपका, निबंध लेखन। भाई साहब निबंध लेखन ना कितने नंबर का आता है देख सकते हैं, 9 नंबर का निबंध आता है। अब देखिए किस पर निबंध आया है। निबंध आया है बाढ़ की समस्या पर, कारण और निवारण। बाढ़ की समस्या मतलब जो बाढ़ हो जाती है, क्या कारण है, बांध टूट जाते हैं, ठीक है, या फिर सरकार के द्वारा प्रबंध नहीं किए जाते हैं उतना, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, और इसका निवारण कैसे करेंगे, इस पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। उसके बाद स्वच्छता अभियान पर, जन जन का कल्याण, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। उसके बाद आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। फिर यहाँ पे है साहित्य में लोक मंगल की भावना, इस पर क्या लिखना है, आपको निबंध लिखना है। और कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप, इस पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। मतलब यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं और इसमें से कोई एक लिखेंगे तो ये जो 7 धन 2 आपका 14 अंक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सॉरी 9 अंक आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। भाई साहब 9 अंक चाहिए तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है। अब लिखना कैसे है इसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हम लोग किस पे यहाँ पे निबंध लिखे हैं, स्वच्छ भारत अभियान जन जन का कल्याण पर निबंध यहाँ पे लिखा गया है। चलिए देखते हैं। तो आपको लिखना है, ऊपर बढ़िया डालना है, क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 14, जो भी रहेगा आप लोग डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 14, ठीक है ना, यहाँ पे डाल दिए 14। उसके बाद स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, वो ऊपर एकदम VIP हेडिंग डालिएगा। उसके बाद सबसे पहले रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब प्रस्तावना, स्वच्छता अभियान की शुरुआत, स्वच्छता अभियान का प्रारूप और उपसंहार, ये जरूर देना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर नंबर देता है। और कोशिश करिएगा कम से कम आप 9 पेज छापे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना, 9 पेज, क्योंकि ये भाई साहब 9 अंकों का है। कितने नंबर का है,
9 अंकों का है, तो आपको 9 पेज छापना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि 9 पेज छापना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? स्वच्छता अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। स्वच्छता अभियान क्या है? एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की थी। इस आरंभ के अभियान की क्या किए थे? घोषणा किए थे, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? आपको डायरेक्ट लिखना है स्वच्छता अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान के आरंभ की क्या किए थे? घोषणा किए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत। स्वच्छता अभियान की शुरुआत, तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर सन 2014 को राजपथ से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। यानी कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब किया गया? तो ये माननीय प्रधानमंत्री जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में भी हैं, उनके द्वारा महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर सन 2014 ईस्वी को किया था। इस दिन इन्होंने स्वयं मंदिर मार्ग नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर स्वयं सफाई किए थे। यानी कि ये 2 अक्टूबर 2014 के दिन यह सभी को, यानी प्रधानमंत्री जी ने सभी को बताया कि भाई साहब आज से आपको सफाई करनी है, और यह स्वयं भी मंदिर मार्ग नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर स्वयं सफाई भी किए थे कि भाई जब प्रधानमंत्री सफाई कर सकता है तो लोग क्यों नहीं करेंगे यार। उनसे प्रेरणा मिलती है कि देखो भाई साहब इतने पद पर रहते हुए भी वो सफाई किए, तो हम भी अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे और क्या करेंगे? सफाई करेंगे। उसके बाद स्वच्छता अभियान का प्रारूप। अब क्या देना है यहाँ पे? स्वच्छता अभियान का प्रारूप। स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया गया। स्वच्छता अभियान सरकार के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर, मतलब हर राज्य हर जिले में चलाया गया, जिसका प्रयास सन 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। और जिसका प्रयास क्या था कि सन 2019 तक भारत को क्या बना दिया जाए? स्वच्छ बना दिया जाए। लेकिन इस समय सन 2023 लग गया है, यानी कह सकते हैं कि 4 साल जा चुके हैं, ठीक है ना। इस अभियान को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और विद्यालय के लिए। मतलब ये स्वच्छता अभियान का प्रारूप दिया गया था, इसमें यह दिया गया था कि सन 2014 से चालू करके सन 2019 में संपूर्ण भारत को स्वच्छ बना दिया जाए। लेकिन भारत स्वच्छ तभी बनेगा जब हम आप सफाई करेंगे। भाई साहब जहाँ पे स्वच्छता रहेगा ना वहाँ पर ज्ञान होता है, क्योंकि जब स्वच्छ रहेगा चीज़ें तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अब जब गंदगी ही रहेगी तो वो चीज़ देख के हमारे अंदर गंदा ही तो चलेगा ना हमेशा। तो इसलिए आप लोग स्वच्छ रखा करिए सारी चीज़ों को, ठीक है ना। 3 प्रारूप कौन कौन से थे? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और विद्यालय के लिए। अब लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। अब उपसंहार में क्या लिखेंगे? आशा की जा सकती है कि स्वच्छता अभियान की संकल्पना निश्चित ही साकार होगी, क्योंकि जिस अभियान के प्रेरणा माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे हो, उसकी सफलता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यह अभियान संपूर्ण हो जाएगा उस दिन भारत स्वर्ग कहलाएगा। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा? इसका उपसंहार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया गया, मतलब मैंने कर दिया यार, पूरा करवा दिया। और तीनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिया है, दोनों का लिंक, जाइए वहाँ से पढ़ लीजिए। 302 DU कंप्लीट सोल्यूशन इसमें मैंने दिया है, जो कि पिछले साल का पेपर है। ये पेपर तैयार कर लीजिए, 100% प्यारे बच्चों इसमें से नंबर फंसेंगे। इसी प्रकार मैं कम से कम 15 पेपर लेके आऊँगा, 15 को सॉल्व कराऊँगा। 15 दिन बचा हुआ है, 15 टारगेट लेके चलेंगे। 15 दिन बचा है, 15 टारगेट लेके चलेंगे। इसका प्रयत्न मैं ले रहा हूँ, मतलब प्रयत्न ले रहा हूँ, मतलब प्रण ले रहा हूँ। अब प्रयत्न करूँगा भाई साहब कि आपका सॉल्व करवा दूँ, ठीक ना। बाय मिस्टेक निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अरे कभी कभी जज्बात जो होते हैं ना निकल जाते हैं मुंह से। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोड़ के यार 95 दिलाएंगे यार। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा।